Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 26th of August 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज कॉन्क्रीट अलायंस, ब्रिक्स फाउंड न्यू पर्पज विद एक्सपेंशन बट कॉन्ट्राडिक्शंस टू। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो बता दें, जो ब्रिक्स की मेंबरशिप बढ़ाने की भी जो बात हुई है उस पर जो एग्रीमेंट आया उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। अभी जो 15th समिट हुई थी ब्रिक्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके मेंबर्स थे। और ये अभी इसकी 15th समिट जो है वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है अभी हुई है, और उसमें मेंबरशिप जो है बढ़ाने की एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना। तो ये बता दें कि ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 40 कंट्रीज ने जो है फ्रॉम द ग्लोबल साउथ हैव एविंस्ड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग विद एटलीस्ट 22 फॉर्मल एप्लीकेशन। तो 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया और 22 तो फॉर्मल एप्लीकेशन आ चुकी हैं। और जो है मेंबरशिप वो लगभग डबल से भी ज़्यादा होने की बात हो गई है, क्योंकि चार मेजर जो है मिडिल ईस्टर्न प्लेयर्स को जो इंक्लूड किया जा रहा है, और जो कि हैं इजिप्ट हमारा, ईरान है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उसी के अलावा जो है दो और कंट्रीज भी हैं, अफ्रीका से इथोपिया को, और अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है, उनको भी जो है बढ़ाने की बात करते। तो ये जो 6 कंट्रीज ऊपर मेंशन किया हमने, ये और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो 6 और 5 ऑलरेडी हैं, तो 11 तक मेंबरशिप जो है वो पहुंच जाएगी, तो डबल से ज़्यादा हो जाएगी। और जो ये ब्रिक्स है वो काफ़ी सारे एक तरह से तूफान झेल चुका है, और आज प्रेजेंट अगर सिनेरियो में उसकी बात करें तो उसको एज ए काउंटर नैरेटिव क्रिएटर देखा जाता है G7 के। ठीक है ना। G7 क्लब जो है वो वेस्टर्न लेड ग्रुप है, और मेनली जो रिचेस्ट इकोनॉमीज है उनका एक ग्रुप है। ठीक है ना। तो जो काफी सारे डाइवर्स इश्यूज हैं उन पे एक तरह से काउंटर नैरेटिव दिखा जाता है टू G7। और वो इश्यूज क्या क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज का कमिटमेंट है, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म टू इट्स रिजेक्शन ऑफ यूनिलेटरल वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, रशिया एंड वेनेजुएला। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ब्रिक्स का आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है इसका, जो फंड करता है नियरली 100 प्रोजेक्ट्स सो फार, इंस्टीट्यूटिंग अ कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एंड अदर institutional mechanisms. The BRICS countries also have shown their ability to work on practical initiatives, और काफी सारे practical initiatives पे ब्रिक्स कंट्रीज ने जो है अपनी एबिलिटी को दिखाया है कि वो उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि ग्लोबल जीडीपी में अगर हम देखें तो ये इसका राइवल नहीं नजर आता है, मतलब उसको आउट वो नहीं करता है G7 को, क्योंकि दोनों का ही 30% जो है वो शेयर नजर आता है। लेकिन it represents a more equitable representation across 40% of the world population to G7 countries that make up just 10%। लेकिन अगर पॉपुलेशन की टर्म में देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोबल पॉपुलेशन 40% कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, जबकि जो G7 ग्रुपिंग है वो केवल 40% ही कर पाता है। और अगर नए मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे, जो से हमने बताए हैं, 6 of the 10 biggest global oil suppliers will be BRICS countries, giving BRICS new heft in the field of energy। तो 10 में से 6 जो है मेजर जो ग्लोबल ऑयल सप्लायर्स हैं वो ब्रिक्स के मेंबर्स हो जाएंगे, और इससे जो है एनर्जी के फील्ड में भी एक हेजेमनी जो है इनकी एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं या कुछ इश्यूज हैं जो अभी देखने को आएंगे, वो है कोहेरेंस ऑफ पर्पज। ठीक है ना। दूसरा, इट इज स्टिल मायर्ड बाय इनर कॉन्ट्राडिक्शंस। एक तो यह है कि अभी जो पर्पज है उसका उसमें कोहेरेंस नहीं नजर आ रहा है बेसिकली। दूसरा जो है कि इनर कॉन्ट्राडिक्शंस है वो भी है, जैसे कि इंडिया चाइना की रिवलरी चलती रहती है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रुपिंग की कहीं ना कहीं इसमें जो ग्रोथ है या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन तो होते ही हैं। दूसरा भी इंडक्ट जो मेंबर के हैं, जैसे कि आर्च रिवल्स, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों को इंक्लूड किया गया। हालांकि अभी रिसेंट जो है उनके बीच में कुछ एक एग्रीमेंट हुआ है, उनके इश्यूज थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन यह है कि सिमिलर मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में इनके उससे। ठीक है ना। अगर मान लो इनके बीच टेंशन बढ़ जाते तो ग्रुपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इन एडिशन, एनी ओवर्टली पॉलिटिकल एंटी वेस्टर्न स्टैंड बाय ब्रिक्स विल मेक इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द ग्रुपिंग who walk a tightrope between the global powers including Egypt, UAE, Saudi Arabia and Brazil uncomfortable। ऐसी बात है, कोई भी अगर एंटी वेस्टर्न स्टांस ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो एक कर लेती हैं तो कुछ जो कंट्रीज है उनको हो सकता है इससे फिर आगे इश्यूज हो जाए। ठीक है ना। और इन सबसे ऊपर जो सबसे अबव वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया है इशू, वो बताया है कि एनी अटेम्प्ट्स बाय चाइना टू ओवरपावर द ग्रुप with its strategic or economic vision will require a firm pushback if the foundational idea of BRICS
टू assert the strategic autonomy of its members is to be followed, है ना। कि जो बेसिक आइडिया है ब्रिक्स का वो है टू assert the strategic autonomy of its members। लेकिन अगर जो चाइना अटेम्प्ट दिखा रहा है कि वो ग्रुप को ओवर पावर करना चाह रहा है, ठीक है ना, बाय थ्रू इट्स स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक विजन, तो उसको कहीं ना कहीं पुश बैक मिल जाएगा, जो ये बेसिकली इसका फाउंडेशनल आइडिया है। तो इवेंचुअली इट इज द प्रॉमिस ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड ए बोल्ड डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस दैट अट्रैक्ट सो मैनी इन द ग्लोबल साउथ टू द ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बेसिकली अट्रैक्टिव हो जो है क्योंकि जो ग्लोबल गवर्नेंस का ज़्यादा डेमोक्रेटिक मॉडल जो रिप्रेजेंट करा रहा है ब्रिक्स, और जो प्रॉमिस है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का, वो उसकी वजह से ये कंट्री जो है अट्रैक्ट हुई है इस ग्रुपिंग की तरफ। एंड इट विल प्रोवाइड द मोर्टार फॉर एन एक्सपेंडेड लाइनअप ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, और यही यहाँ पे मोर्टार का काम करेगा जो इन कंट्रीज को एक साथ जोड़े रखेगा। रीथिंक द डायनेमिक्स ऑफ इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। तो बेसिकली जो फिस्कल फेडरलिज्म है हमारे कंट्री में, जो अभी उसमें जो इश्यूज हैं या अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये है कि उनके उनके चलते जो हमें रीथिंक करने की जरूरत है। और जब भी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट हुआ है, उसका काम भी ये रहेगा कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने रिकमेंडेशंस वो तैयार करे, ठीक है। वही कहा है उसने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज जर्नीड ओवर 73 इयर्स विद रिमार्केबल रेजिलियंस, इवन सो द इमर्जिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म नीड सम रीथिंकिंग। जो फाइनेंशियल फिस्कल फेडरलिज्म में जो डायनेमिज्म इमर्ज हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये इश्यूज हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, या इन 73 ईयर्स में जो हम चेंजेस देख रहे हैं या उससे जो इश्यूज आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रीथिंक करने की जरूरत है। ऑथर ने बताया कि मल्टी टीयर फिस्कल सिस्टम तो हमारा हो गया है जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए, लेकिन जो एक्चुअल में उनका इफेक्ट है इतना देखने को नहीं मिल रहा है। सो ऑन ऑल्टर द फिस्कल डेंसिटी ऑफ द रैंक ऑन इंडियाज फेडरलिज्म, वही ये थोड़ी सी बात की है। इट रेज जस्ट 4 इशू, 4 इशू जो है यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली रेज करे हैं। उनमें से पहला है इंडिया इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम शुड बी डिसाइडेडली मोर इक्विटी ओरिएंटेड। जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफर सिस्टम है उसको जो है इक्विटी ओरिएंटेड करने की जरूरत, वो सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है ना। सिस्टम शुड बी डिसाइडेड मोर इक्विटी ओरिएंटेड, उसको होने की जरूरत है, ऐसा ऑथर ने कहा है। इक्विटी जो है कंसर्न है 16th फाइनेंस कमीशन बॉडी के लिए भी, यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा सा कुछ डाटा जो है इशू किया है, लेकिन फाइनली ऑथर ने कहा है इक्विटी शुड बी द ओवरआर्चिंग कंसर्न ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन एंड द HDI could be considered as a strong candidate in the horizontal distribution of tax devolution। कि जब आप टैक्स डिवोल्यूशन की बात करें तो एक तो जो इक्विटी रहेगा वो मेनली कंसर्न होना चाहिए आपका 16th फाइनेंस कमीशन का, और जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको भी एक जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कंसीडर करके रखना पड़ेगा जब आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो हॉरिजॉन्टल टैक्स का डिवोल्यूशन आप करते हो उसको आपको करना है, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने इशू बताया वो बताया देयर इज अ केस फॉर रिवाइजिंग रिविजिटिंग आर्टिकल 246 and the 7th schedule for a de novo division of powers, functions and responsibilities for a variety of reasons। जो आप डिविजन्स ऑफ पावर्स अपने फाइनेंशियल पावर्स का रखे हैं या फंक्शन जो आपने तीनों टीयर्स में दे रखे हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखे हैं, तो उनको आपको कहने का रिविजिट या रीथिंक करने की जरूरत होगी। इसमें ऑथर ने 3-4 चीजें इसी पॉइंट में फर्दर बताई हैं, जैसे क्यों जरूरत है, मतलब उसके कारण रीजन ऑथर ने दिए कि पहला तो यह है कि इंडिया जो है वन पार्टी गवर्नेंस नहीं रह गया पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम्स के बाद अगर हम देखें तो अब ट्रूली मल्टी पार्टी सिस्टम एक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि अंडर द चेंजिंग डिस्पेंसेशन सेवरल पीस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन सच एज नरेगा, राइट टू चाइल्ड एजुकेशन, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, और इसी तरह के और जो है एक्ट, दीज इम्पोज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द स्टेट। इन सब ने कहीं ना कहीं स्टेट्स पे जो है वो बर्डन एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो जाहिर सी बात है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, at the time of constitution making we never asked the pertinent question of who should do and what and who should tax what। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो मेन क्वेश्चन एक्चुअली पूछना चाहिए था कि कौन क्या करेगा और कौन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, कौन क्या चीज टैक्स करेगा, वो एक्चुअली नहीं पूछा गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है रिकंसिडरेशन की जरूरत है। फिर ऑथर ने कहा कि हालांकि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जिनसे पार्ट शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 जो इंसर्ट किए गए हैं, दी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू री एग्जामिन द इशू, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी कि ये इशू जो है री एग्जामिन हो सके, लेकिन एक्चुअली रियल टर्म्स में अगर देखें तो नथिंग वाज डन। और बल्कि ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि इससे जो है ज्यादा कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गया ये जब से ये शेड्यूल ऐड किए गए हैं।
list out the subject matter for the Panchayat Raj Institute and municipalities by simply lifting items from the state list and concurrent list. क्योंकि इनमें सिर्फ कुछ क्या किया है, जो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ आइटम्स थे उनको उठा के जस्ट शेड्यूल 11th और 12th में डाल दिया गया है, जो कि अब पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं अर्बन एरियाज में, लोकल में पंचायत होती हैं और पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, उनको वहां से उठा के सीधा वहां डाल दिया गया बस. दे लैक ऑपरेशनल मीनिंग unless they are broken down into activities and sub activities as Kerala and few others have done. और जब तक ये जो लिस्ट में आपने मैट सब्जेक्ट्स उठाए हैं उनको आप ऑपरेशनल मीनिंग में नहीं ब्रोक डाउन करेंगे, मतलब उनको नहीं बांटेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं और क्या क्या उसकी सब एक्टिविटीज हैं, तब तक जो है इनका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है ना. इसमें एग्जाम्पल भी दिया होता है ना कि जैसे केरल ने इसमें किया है, केरल ने, तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी. ठीक है ना. A new local list that will map out the functional and financial responsibility of the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड मुनिसिपैलिटीज बट इनएविटेबल, मतलब इसकी जरूरत है कि आपको एक नई लोकल लिस्ट तैयार करनी पड़ी जो मैप आउट कर सके कि क्या क्या फंक्शनल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन थर्ड टीयर की बॉडीज की. ठीक है ना. चौथा जो यहाँ पे ऑथर ने इशू बताया है, तीन तो ये हो गए, चौथा जो ऑथर ने यहाँ पे मेन इशू बताया, दैट इज ए रेस्पेक्टेबल प्लेस फॉर थर्ड टीयर. द persistent failure to place the third tier properly on the fiscal federal map of India is a serious issue. ये इशू है सीरियस. The absence of a uniform financial reporting system, uh, standard budgeting rules for all tiers, introduction of the accrual-based accounting system, long recommendation and so on, comprising all levels of government is a major deficit with the coming Union Finance Commission may be required to address. और ये जो यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की जो एब्सेंस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से लिंजर ऑन कर रही है. काफ़ी सारे कमिटीज़ ने इसको रिकमेंड भी किया कि आपको ये करने की ज़रूरत है, हर लेवल पे आपको ये करने की ज़रूरत है. लेकिन वही है कि 16 फाइनेंस कमीशन के लिए ये भी काम रहने वाला है कि क्या इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी या नहीं करेगी. ठीक है. The failure in building the local democratic base of India, which has over 3.2 million elected representatives, 2.5 lakh rural and urban local, which is enigma. जो लोकल डेमोक्रेटिक बेस एक्चुअली नहीं बन पा रहा है वो भी एक एनिग्मा रह के ही चला गया है. ठीक है ना. विल द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट कमीशन कंसिडर दिस, तो वही है कि क्या जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो इन सब चीजों को कंसिडर करेगा या नहीं करेगा. रिव्यू ऑफ बजट बोरोइंग, पांचवा ऑथर ने बताया कि एक जो जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है वो है टू रिव्यू द ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिस ऑफ बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट. दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो ऑफ बजट बोरोइंग करती हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है. ऑफ बजट बोरोइंग बेसिकली क्या होती है, इट मींस ऑल बोरोइंग्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बजट बट हुज रीपेमेंट लायबिलिटीज फॉल ऑन द बजट. क्योंकि सारी बोरोइंग्स बजट में मेंशन नहीं होती है लेकिन उनको रीपे करने की जो भी लायबिलिटीज है वो सारी की सारी किस पे पड़ती हैं, बजट पे. तो दे आर जनरली अनस्क्रूटिनाइज्ड एंड अनरिपोर्टेड. जो ऑफ बजट बोरोइंग्स हैं वो ना तो स्क्रूटनी हो पाती है उनकी और ना ही उनकी रिपोर्टिंग सही से हो पाती है. ठीक है ना. ऑथर ने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शुड गेट स्टूड एग्जांपल्स इज प्रोबब्ली मोर गिल्टी ऑफ बजट बोरिंग देन द स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ऑफ बजट बोरिंग करती है देन स्टेट्स. और क्योंकि स्टेट, दूसरी चीज ऑथर ने भी कहा कि स्टेट के ऊपर चेक भी है. द स्टेट आर डिसिप्लिन थ्रू आर्टिकल 293 बाय द यूनियन एंड थ्रू द एफआरबीएम एक्ट. तो एक तो 293 जो 3 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो, और जो एफआरबीएम एक्ट है उसके प्रोविजन से जो है वो स्टेट्स जो है वो डिसिप्लिन रहती हैं, उनके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स की गई है. लेकिन जो यूनियन है वो ज्यादातर ये कंट्रोल जो है वो उनको एस्केप कर जाती है. ठीक है ना. देयर इज आल्सो a huge area of special banking arrangements using public sector banks to facilitate cash and credit flow outside the budgetary appropriations to help various agencies involved in quasi fiscal operations with the government. इसके बाद दूसरा ये भी तरीका, एक तो वो बताया जो हमने बताया वो बजट बोरोइंग, दूसरा ये है कि स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट्स करके जो है कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जो है वो भी जो ये भी क्योंकि बजटरी प्रोपोर्शंस में नहीं आते हैं, अप्रोप्रिएशंस में नहीं आते हैं, ये भी आउटसाइड द बजटरी अप्रोप्रिएशंस है, तो इनके थ्रू भी जो है गवर्नमेंट जो है एक तरह से लोन्स वगैरह कर रही है. तो मतलब ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं जो है वो लैकिंग है. ठीक है ना. इन सम टोटल ऑथर ने कहा है कि द डायनेमिक्स ऑफ इमर्जिंग फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया entails significant rethinking especially in the context of 16th फाइनेंस कमीशन. तो 16th फाइनेंस कमीशन के लिए बेसिकली जो जो रीथिंकिंग के चैलेंज रहने वाले उसके रिगार्डिंग ऑथर ने इसको सम टोटल किया है. क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया. क्लीन टेक बेसिकली बात की है इंडिया का जो एक्सपीरियंस है क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग, वो ये दर्शा रहा है कि ओनली इफेक्टिव एंड एम्ब्रेस एट स्केल इफ इट अलाइंस विद द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस एंड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कि जो भी हमारे एस्पिरेशंस है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स उनको जो है क्लाइमेट एक्शन के साथ जो है जोड़ना चाहिए. ग्रीन इकोनॉमी पैराडाइम की बात की ऑथर ने, विच प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमिस्टिक पाथवे टू अलाइन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल आउटकम. दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के काम कर सकते हैं हम, डेवलपमेंट को और एनवायरमेंटल जो हमारे आउटकम्स हैं उन चीजों को. ठीक है ना.
तो बेसिकली रूरल एरियाज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ऑथर ने यहाँ पे बात की है। रूरल एरियाज के कुछ एग्जांपल्स भी ऑथर ने दिए, जैसे कि सोलर ड्रायल्स जो यूज किए जा रहे हैं, विच आर यूज टू कन्वर्ट थ्रो अवे टोमेटोज इनटू सन ड्राइड वंस इन आंध्र प्रदेश। दूसरा एग्जांपल ऑथर ने दिया बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज हेल्पिंग फार्मर्स इन महाराष्ट्र सेलिंग लेमन्स मेक अ गेन दैट इज 3 to 5 times दैट ऑफ ओरिजिनल प्राइस। और तीसरा एग्जांपल ऑथर ने दिया है सोलर सिल्क रीलिंग मशीन्स रिड्यूसिंग ड्रजरी फॉर थाई रीलर्स ओन एंड डबलिंग इनकम्स इन ओडिशा फार्मर्स। तो ये इस तरह के एग्जांपल दिए, और इसी तरह के होते हैं क्या 50,000 से प्लस एग्जांपल्स हैं जिसमें क्लीन टेक सॉल्यूशंस जो है ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू द जॉब्स एंड इनकम ऑफ रूरल वुमेन एंड मेन, जहाँ पे रूरल एरियाज में वो जॉब्स और इनकम दोनों पे ही काम कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने बताया साइलेंट रेवोल्यूशन दैट इज अंडरवे, और इसको जरूरत है कि हमें स्ट्रक्चरल जो है वो बूस्ट जो है प्रोवाइड करें, ठीक है ना, क्योंकि इससे दोनों ही हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी इससे रिजॉल्व हो रही है, साथ में साथ जो क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की बात हो रही है इकोनॉमी को, वो भी कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है, ठीक है ना। ऑथर ने बोला है, फिर ऑथर ने कुछ थोड़ा सा ये इशू बताया कि जो हमारे अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है और जो डिपेंडेंस हमारे एक्सेसिव इंपोर्टेड डीजल पे, वो भी कहीं ना कहीं इन क्लीन टेक सॉल्यूशन से जो है वो एड्रेस हो पाएंगी, ठीक है ना। एक रिसर्च की ऑथर ने यहाँ पे बात की है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEW बोलते हैं। तो इसकी रिसर्च में ऑथर ने बताया इट शोज दैट जस्ट 12 सच क्लीन टेक सॉल्यूशंस varying from solar pumps to cold storage to charkhas and looms have the potential to impact at least 37 million livelihoods or about 16% of our rural population। तो इफेक्ट देखिए, केवल 12 ऐसी क्लीन टेक सॉल्यूशन से इम्पैक्ट जो है वो 37 मिलियन लाइवलीहुड्स पे जो है वो पड़ने वाला है, और 16% हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो इससे बेनिफिट होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। स्टेप्स टू स्केल अप, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ऑथर ने वो 2-4 चीजें यहाँ पे पॉइंट्स बताए। पहला ये बताया ऑथर ने कि लेवरेज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्टिंग लाइवलीहुड, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें लाइवलीहुड्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको लेवरेज करने की जरूरत है, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, मतलब सपोर्ट करने की जरूरत है। जैसे ऑथर ने यहाँ पे 2-3 दिए हैं, PM प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑथर ने जिक्र किया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पता ही होगा, कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं टू माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो यूज कर सकते हैं उनको क्लीन टेक सॉल्यूशंस में कोई भी वो करने के लिए, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से ऑथर ने दूसरा दिया प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, PMFME इसको बोलते हैं स्कीम को, और ये सपोर्ट करते हैं अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज which can be used to unlock support for solutions such as solar dryer, energy efficient multi-purpose food processors और solar grain mill। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में ही इनका यूज किया जाता है। फिर ऑथर ने यहाँ पे बात की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, उसको भी यूज किया जाता था टुवर्ड्स अडॉप्टिंग सोलर रेफ्रिजरेटर्स एंड ड्रायर्स फॉर फिशिंग कम्युनिटीज के लिए। और फाइनली ऑथर ने बात की है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि बात हुई थी, विच हैज ओनली सीन 15% फंड यूटिलाइज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 1 लाख करोड़ कैन सपोर्ट द एडॉप्शन ऑफ बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज एंड बियॉन्ड। तो इसका अभी केवल 15% जो इसका फंड का यूटिलाइजेशन है, तो इसके यूज को बढ़ाया जा सकता है और इसको यूज किया जाता है बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज, और इसके आगे भी जो है इस तरह के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने में इसका यूज किया जा सकता है। तो पहला तो यह है कि इन सब का जो ये स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनमें बेसिकली आप सपोर्ट कीजिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, फंडिंग कीजिए, फंडिंग का यूटिलाइजेशन बढ़ाइए ताकि इनका अच्छे या ग्रीन सेक्टर में इनका यूज बढ़ सके। सेकंड जो उन्होंने बताया है एनेबल लार्ज स्केल फाइनेंसिंग ऑफ क्लीन टेक सॉल्यूशन, जो क्लीन टेक सॉल्यूशन है उनकी फाइनेंसिंग को आपको बढ़ाने की जरूरत है। इसमें ऑथर ने 2-3 चीजें बताई कि जो बैंकर्स कैपेसिटी है क्रेडिट असेसमेंट की, उसको सपोर्ट कीजिए आप ताकि वो अच्छे से क्रेडिट असेसमेंट कर सके और लोन जो है टाइमली और इजीली प्रोवाइड कर सके। नीड टू हैव देयर रिस्क इन इनिशियल स्टेज ऑफ द मार्केट थ्रू पार्शियल गारंटी, गवर्नमेंट पार्शियल गारंटी के थ्रू उनका जो इनिशियल रिस्क होता है इनिशियल स्टेज मार्केट में, उसको सपोर्ट कर सकती है। तीसरा ऑथर ने बताया है एक्टिव एंगेजमेंट विद फाइनेंशियर्स इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर लोन प्रोडक्ट्स दैट आर अलाइंड विद द कैश फ्लो सिनेरियो ऑफ यूजर्स, उनके साथ एक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हैं जो भी फाइनेंसर्स हैं उनके साथ में, ठीक है ना। थर्ड ऑथर ने जो यहाँ पे बताया है जो कर सकते हैं वो है एनेबल मल्टी एक्टर पार्टनरशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियर्स एंड मार्केट लिंकेज प्लेयर्स टू एनेबल एन ओवरऑल इकोसिस्टम। तो ओवरऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं कैसे, जो मल्टी एक्टर पार्टनरशिप है उसको आप एनेबल करके, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, मार्केट लिंकेज प्लेयर्स हैं, उन सबको एक इकोसिस्टम आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे वो एक दूसरे से जुड़ सकें और एक दूसरे के साथ जो है वो पार्टनरशिप में आ सकें, ताकि ग्रीन जो क्लीन टेक की हम बात करें या ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग या ग्रीन सेक्टर की बात करें उसको बूस्ट मिल सके और उस फील्ड में वो मिल सके, ठीक है ना। कुछ जो चैलेंजेस हैं, ठीक है ना,
अभी जो फेस कर रहे हैं बेसिकली कस्टमर्स भी और जो ये मैन्युफैक्चर हैं वो ये है कि लो प्रोडक्ट अवेयरनेस है, ठीक है ना, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और साथ में लो डेंसिटी ऑफ कस्टमर्स है फॉर सच प्रोडक्ट्स। तो इन तीनों ही इशू को अगर आप एड्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है क्लीन टेक वाली वो उसको बढ़ावा मिल सकेगा, बूस्ट मिलेगा। वी नीड अ होलिस्टिक इकोसिस्टम वेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क विद मैन्युफैक्चरर्स टू एनेबल टेक्नोलॉजी एक्सेस एट द लास्ट माइल, सर्विस प्रोवाइडर्स एंश्योर आफ्टर सेल सर्विस एंड मार्केट लिंकेज प्लेयर्स enable the connection to create a thriving ecosystem for clean tech to impact rural livelihood at स्केल। जाहिर सी बात है इन तीनों सॉल्यूशन का एड्रेस यही हो सकता है कि आप एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार करें जहाँ पे ये सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ सके। कंक्लूड ऑथर ने क्या है, बाय फोकसिंग ऑन क्लीन टेक फॉर लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स स्पेशली इन रूरल एरियाज वी कैन मेक द ग्रीन फ्यूचर इंक्लूसिव। जो ग्रीन फ्यूचर की हम बात करते हैं उसको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सकता है अगर हम क्लीन टेक पे फोकस करें और बेसिकली रूरल एरियाज में इस पे फोकस किया जाना चाहिए। ग्राउंड जीरो में आज जो आर्टिकल आया है वो है फेल्ड बाय द कास्ट प्राइड इन नागोनेरी टाउन। वो हमने पीछे एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, जो दलित बॉय और दलित गर्ल जो ब्रूटली असोल्ट किए गए थे एट देयर होम बाय देयर स्कूलमेट्स ऑफ सम मिडिल एंड डोमिनेंट कास्ट, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया। तो यहाँ पे ऑथर ने जो बेसिकली इशूज जो एससीज फेस कर रहे हैं कास्ट डायनेमिक्स को यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि अगर वहाँ के एससीज से बात करें एरिया के तो वो भी यही बताते हैं कि ये उनके साथ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं या उनके साथ इशूज हैं, जिससे देखने को मिलता है कि दोनों कास्ट के बीच में जो है वो मतलब हायर कास्ट और जो लोअर कास्ट वाले कम्युनिटीज हैं उनके बीच में टेंशन हैं। वहीं पे अगर जो ओबीसी वाली कम्युनिटी है, ये मिडिल डोमिनेंट कम्युनिटी है, उनकी अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और अगर हम ऑथर ने यहाँ पे जो कमेटी बनाई है उसके भी जो मेंबर्स हैं उनका भी व्यू पॉइंट यहाँ पे लिया है। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम फेस करें वो दो तीन हम ये देख लेते हैं ऑथर ने जो इसमें बेसिकली बताई हैं। तो पहला तो यह है कि उनके पास लैंड इतना अवेलेबल नहीं है। दूसरा वो अगर है भी तो वो जो विलेज हैं उनके फ्रिंजेस में रहते हैं जो एससी कम्युनिटीज हैं वो, ठीक है ना। दूसरा उनको जो लैंडिंग मिलती है जो बोरोइंग करते हैं वो मनी लेंडर से ही कर पाते हैं और उनको कई बार एक्सॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और कई बार जब वो रीपे नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कर ली जाती हैं, ठीक है ना, वो छीन ली जाती हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है जो डोमिनेंट कम्युनिटी उनके लैंड पे जो है वो पैडी वगैरह उगाती हैं या क्रॉप्स उगाती हैं और अगर वो लोन्स रीपे नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो फोर्सिबली जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली जाती हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए कि मतलब ये बताया कि फोर्स किया जाता है उनको टू सेल द लैंड और वो प्राइस भी फिक्स कौन करता है, वो हाई कास्ट या डोमिनेंट कास्ट वहाँ पे प्राइस भी फिक्स करते हैं, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। ऑथर ने ये भी एक एग्जांपल बताया कि वहाँ पे वो लोग ऑटो रिक्शा भी बाय नहीं करते हैं क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे जो लोन्स पे जो ऑटो रिक्शा मिलते हैं उनको भी हाई नहीं करते क्योंकि जो एक्सक्लूजन है एक तरह से वहाँ से उन लोगों के रिक्शा में कोई बैठता नहीं है। कुछ ने ऐसा भी साइट किया है वहाँ पे, ठीक है ना। कुछ ने ये भी बोला है कि हम तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करा सकते हैं अबाउट कास्ट एसोसिएटी क्योंकि उनको कई गांव के बीच से गुजर के जाना पड़ता है जहाँ पे जो है डोमिनेंट कास्ट जो है कम्युनिटी वो रहती है और उनकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा है तो वो भी नहीं कर सकते, मतलब वो उनको इसमें प्रॉब्लम है। टेम्पल्स की बात करें तो जो एक तरह से कमेटी है उसने ये भी पाया, एनजीओ है उसने ये भी रिपोर्ट की है कि जो टेम्पल्स जो लीज पे टेम्पल्स मिलते हैं वो बेसिकली डोमिनेंट कास्ट के लोगों को ही मिलते हैं, ठीक है ना। वीकर सेक्शन कैन नॉट इवन सेल देयर प्रॉपर्टी एट देयर ऑन विल और प्राइस एज द डोमिनेंट कास्ट फिक्स द रेट। जो प्रॉपर्टीज के रेट है वो भी डोमिनेंट कास्ट ही फिक्स करती हैं। और द फेस्टिविटीज आर यूज्ड एज ओकेजन्स टू असर्ट द कास्ट सुप्रीमेसी एज द डोमिनेंट कास्ट प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज द रूलिंग क्लासेस है और फेस्टिवल्स के दौरान जो है ये उसको एज ए ओकेजन यूज किया जाता है टू शो देयर पावर एंड डोमिनेंस, ठीक है ना। वहीं अगर वही बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी जो थोड़ा वहाँ में उसमें डोमिनेंट कास्ट है मिडिल ओबीसी और डोमिनेंट कास्ट है वो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ऐसा कोई फ्रैक्शन और क्लास है नहीं जो दोनों कम्युनिटी के बीच नंगुनेरी में है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल्स उन्होंने अपने फेवर में साइट किए हैं कि जो एससी बॉयज हैं और ओबीसी हैं वो एक साथ खेलते हैं जैसे कबड्डी टीम का वो पार्ट है ऐसा बताया उन्होंने। और जो पीछे उन्होंने ये बताया कि एजुटेशन ऑर्गेनाइज किया था उसमें भी लोगों ने इकट्ठा साथ साथ में मिलकर उन्होंने काम किया था, ठीक है ना। और उन्होंने ये बोला कि कोई भी एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जो है वो केस पेंडिंग नहीं था नंगुनेरी पुलिस स्टेशन में इस इंसिडेंट से पहले, ठीक है ना। ओनली एससी पॉलिटिकल आउटफिट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन क्लेमिंग दैट दिस इज अ कास्ट क्लैश फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन। उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए जो एससी पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको यूज कर रहे हैं कास्ट क्लैश बता के, ठीक है ना। द कलर्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स, वहीं पे
जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो तैयार की थी उसने एलोबरेट किया और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें पाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो बैनर्स हैं असर्टिंग कास्ट आइडेंटिटी वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कलर रिबन्स दिए हैं क्योंकि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उनके कलर रिबन्स अलग हैं और जो एससी और दलित कम्युनिटीज़ हैं उनके रिबन्स आइडेंटिटी रिबन्स उनको अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो इसको उन्होंने बताया कि कास्ट कलर्स while laudable efforts are being made to stop assertion of caste identity, is raising the imprint of that such practices have been made on young minds will take much longer. हालांकि ये जो कास्ट कलर जिसकी हम बात करें कास्ट आइडेंटिटी assertion है उसको स्टॉप तो करने की कोशिश की है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं और यंग माइंड्स पे जो उनका इम्पैक्ट आ रहा है उसको इरेज करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे ग्राउंड जीरो में आज डिस्कस हुए हैं। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ आपके सजेशंस हैं तो चैनल को शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।